अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज ईद का तीसरा दिन है और ईद अभी तक चल भी रही है, लेकिन साथ साथ ईद के जो दोनों दिन है खूब सारी तफरी हो गई, खूब सारे मज़े मज़े के खाने बनाए, खाने खिलाए और खाए भी। तो अब ख़वातीन भी जो है ना वो थक गई होंगी इतने सारे खाने बना बना के। और इस ईद पे खाली ख़वातीन नहीं थकती, मर्द हजरात भी थकते हैं, तो खा खा के। और दूसरा ये कि उनकी भी ड्यूटी होती है जो कि मुझे बड़ी पसंद है कि भाई अब बारबेक्यू आपने बनाना है, गोश्त आप जो है वो तैयार करके देंगे। तो एक वो मिलकर जो टीम वर्क हो रहा होता है, वो एक घर में सब लोग जो है ना वो एंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मज़ा भी बड़ा आता है। सब मिलकर खाने बना रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यही इस ईद कुर्बान का असल एसेंस और फ्लेवर होता है। लेकिन अब इस सारे मामले में हुआ क्या, खा भी लिया, पका भी लिया, खिला भी दिया, दावतें भी उड़ा ली, अब पेट भी ख़राब हो गए, दांतों में दर्द भी शुरू हो गया, मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, बदहज़मी का शिकार हो गए हैं, हॉस्पिटल्स पहुँच रहे हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। तो इन सारे मसलों का हल क्या है, आज हमारे जो एक्सपर्ट्स और गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे। वेलकम करते हैं शो में, रानी आपा मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ डॉक्टर फरिया ज़ीशान भी मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी, आपको भी खुशामदीद। ईद कैसी गुजरी पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत बिजी तो बहुत होती है क्योंकि सारे बच्चे घर वाले यकीनन सब साथ होते हैं ना, मज़ा भी आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन तो माशाल्लाह से इसका सब साथ ही थे और माशाल्लाह दूसरे दिन भी ऐसा ही रहा कि सुबह से ही साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद पे हम और आप भी साथ रहे तो वो भी अच्छा हो गया। लेकिन आज बुलाने का मकसद ये था कि अभी जो बहुत सारे मसले मसाइल हो गए ना, पेट ख़राब हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो भी तो आपसे पूछना है, दांतों में दर्द, मसूड़ों में दर्द और ये और वो, ये सब कब क्या करना है। और साथ साथ मेरे साथ जो है ना वो फरिया ज़ीशान भी मौजूद हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम टू द शो फरिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं फरिया? मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी गुजरी फरिया आपकी ईद? क्या क्या किया, क्या पकाया, क्या खिलाया, किस तरह से ईद मनाती हैं, ज़रा अपने बारे में तो बताएं। आपा से तो क्योंकि ईद पे भी मुलाकात हो गई थी, लेकिन आपकी ईद के बारे में नहीं जानते। हाँ, बस हमारी ईद भी जैसे फर्स्ट डे कुर्बानी हुई, बहुत मसरूफ़ दिन होता है, फिर वही रात को बारबेक्यू का प्लान होता है। लेकिन सिंस हम ग़िज़ा के मुतालिक बात करेंगे तो मैं अपने घर में भी ग़िज़ा का जो है वो बड़ा ही एहतियात जो है ना वो रखती हूँ। गोश्त का इस्तेमाल किस तरीके से, कितनी मिकदार में करना है, सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। हाँ, ये बात सही है। ये डॉक्टर फरिया हमारे तो मिकदार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता ना हम लोगों को, कि बस अब गोश्त आया और हर डिश में गोश्त है। तो आप किस तरह से ख्याल रखती हैं, क्या टिप्स शेयर करेंगी? अच्छा, बकरा ईद पे तो ये होता है ना कि सुबह कलेजी का नाश्ता, फिर रात को बारबेक्यू और बीच में अगर कुछ भुना हुआ गोश्त या नमकीन गोश्त जो ज़्यादातर घरों में जो है ना वही पक रहा होता है। तो एहतियात हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप अपनी ग़िज़ा में गोश्त खा रहे हैं तो उसके साथ लाजमी सलाद जो है ना वो शामिल रखें। और इस कदर गर्मी है तो दही का इस्तेमाल रायते की ही फॉर्म में बेशक करें, लेकिन वो भी जो है ना लाजमी करें। और फिर वही बात कि कोशिश करें कि 2 वक्त में आप ऑर्गन मीट ना खाएं। ऑर्गन मीट वही कि सुबह कलेजी खा रहे हैं तो रात में मगज़ या दोपहर में मगज़ या फिर इस लिवर दोबारा इस्तेमाल ना करें, बारबेक्यू करके बहुत हैवी जो है ना वो ना करें, उससे मैदे में ख़राबी ज़्यादा होती है बल्कि। ये जो मैदे में तेज़ाबियत और ख़राबी अब शुरू हो गई ना आपा, इसके लिए कोई ज़रा बताएं क्या करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं, वो भी नुकसानदेह है, वज़न हाँ, बढ़ाती है। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। सॉफ्ट ड्रिंक पीने से ज़्यादा नुकसान होता है। वो तमाम लोग जिनको बकरीद पर प्रॉब्लम हो जाती है या आम दिनों में भी, देखिए आजकल इन 3 दिन में तो आपको पता है कि गोश्त बहुत ज़्यादा कसरत के साथ है, तो आप बिल्कुल इतना ज़्यादा गोश्त ना खाएँ। और अब तो खा लिया है, अब परेशानी लाहक हो गई है, लेकिन उसको हर दफ़ा समझाते हैं लेकिन आवाम नहीं सुनती। अब ये देखिए अल्लाह की तरफ से ये त्यौहार आता है, लेकिन हम लोगों को इतनी नो हाव नहीं होती कि थोड़ा सा एतदाल रखें। बहरहाल अब ये 3 दिन गुजर गए, आज तीसरा दिन है, सबको अब प्रॉब्लम भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब जो भी कुछ हो गया हो गया, अब ये कि अब सही होना है। सही होने के लिए ये है कि देखिए अभी भी गोश्त आप लोग खाएंगे 1 हफ्ते तक पूरा, तो अपने जितने भी गोश्त खाने बना रहे हैं उसमें अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अभी बात हुई हमारी ड्रिंक्स के लिए, तो आप लोग ड्रिंक्स को अवॉइड करें और कोशिश करें कि हर खाने के बाद 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ लीजिए और वो पी लीजिए।
और किसी को बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो भी आप ऐसा करें कि एक गिलास पानी लें और उसमें एक से 2 चुटकी जो बेकिंग पाउडर होता है ना, खाने का सोडा, वो डालें और ऊपर से उस पर आधा लेमन या 1 लेमन, कुछ लोगों को पूरा लेमन सूट नहीं करता तो आधा डाल लीजिए। ये आपकी एक बेहतरीन किस्म की ड्रिंक हो गई और अल्लाह के फजल से आप ये जब पी लेंगे तो आपको सीने की जलन, तेज़ाबियत और बदहज़मी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। सही। प्रिया, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी हमने बात की इनका, क्योंकि अब अमूमन बकरीद में क्या हो रहा है, क्योंकि मीट इतना कंज्यूम कर रहे हैं, कबाब्स हैं, पुलाव है, बिरयानी है, मज़े मज़े के खाने, उनके सब के साथ जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स चल रही होती हैं। एक तो इसका नुकसान कितना होता है, मुतबादिल क्या रखना चाहिए, आपने भी बताया कि बदहज़मी वगैरह से निपटने के लिए एज अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करती हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स कितने अवॉइडेबल हैं? अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक तो चाहे ईद हो या ना हो, वो आप समझ लें पॉइज़न है आपके लिए। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कार्बोनेटेड है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर शुगर कंटेंट जो है वो इस कदर है। एक, हम अपने बड़ी ईद पे हम चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोश्त बहुत चिकना है, फिर हम उसको चर्बी में भी अगर पका रहे हैं तो वो मैदे के ऊपर या ब्लड के अंदर वो आपकी बहुत चिकनाई जो है वो शामिल रखेगा। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें शुगर ऐड, आप जब अपने ऊपर से उसको हज़म करने के लिए शुगर का इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का, तो वो आपके ब्लड के शुगर लेवल को, चिकनाई की डेंसिटी को वो बढ़ा देगा, तो वो तो इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन जैसे अब आपा ने बताया कि लीमू पानी का इस्तेमाल किया, आपने ग्लास के अंदर लीमू पानी निचोड़ के मतलब लीमू पीना है, वो सिर्फ आपके मैदे में तेज़ाबियत को ख़त्म नहीं करेगा, मतलब वो बहुत बेहतर होगा, आपके एक ठंडक पहुंचाएगा, बल्कि विटामिन सी जो है वो जो इतना आयरन आपने गोश्त के थ्रू लिया है उसको एब्जॉर्ब करेगा। वो आयरन आपका वेस्ट नहीं होगा। मतलब अगर हम सपोज़ हमने जैसे सुबह नाश्ते में हमने कलेजी खाई या कीमे का नाश्ता या जैसे भी किया, उसके साथ अगर हमने चाय ले ली तो चाय हैज़ दिस कंटेंट जिसकी वजह से आपका आयरन जज़्ब नहीं होता, चाय कॉफ़ी जो भी। लेकिन विटामिन सी अगर आप साथ में लेते हैं तो वो आपके आयरन को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करता है। उमूमन क्या होता है, हमारे यहाँ तो रिवाज कम है, लेकिन लाहौर में, दीगर शहरों में हम देखते हैं लस्सी का इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में, और जी कलेजी खा रहे हो, पावे खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, लस्सी पियेंगे, तो ये जो लस्सी का कॉम्बिनेशन है सारे मीट वगैरह के साथ, तो वो रख सकते हैं या आप बेहतर है कि विटामिन सी का करें। मतलब लस्सी इज़ कैल्शियम, मतलब दूध का कंटेंट जो है वो आप कैल्शियम ले रहे हैं। आप कैल्शियम एंड आयरन डज नॉट गो टुगेदर, ठीक है, इट डजंट गो टुगेदर। तो आप कोशिश करें कि वक्फा कर लें, आधे पौने घंटे का वक्फा कर लें, ताकि मैदे को भी थोड़ा सुकून मिले कि अगर आपने कोई चीज़ खाई हुई है तो थोड़ा सा वक्फा दें ताकि उसके बाद जो है वो सेटल हो जाए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपको पता है कि गोश्त बजाते खुद टाइम लेता है हज़म होने में, कुजा के उस पर लस्सी पी ली जाए तो 2 चीज़ें जो इतनी सकील आपने खा ली हैं उन दोनों के डाइजेशन में बहुत टाइम लगेगा, और वो आप इस दौरान अपने आप को हल्का फुल्का नहीं बल्कि बहुत भारी महसूस करेंगे और तबीयत ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। आयरन को डाइल्यूट करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, और गोश्त खाने के बाद अगर विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी लेमन का आप इस्तेमाल कर लें, तो वो जुज़्वे बदन बन जाता है, आपको फ़ायदे के, नुकसान के बजाय फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को एक तो इतना हैवी गोश्त खाया, उसके बाद सुबह नाश्ते में लस्सी भी, लस्सी के बाद जी बहुत उनको पाई शाई भी खाने, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान दे देगा। एक्चुअली आपको बड़ी ईद में बहुत क्या कहना चाहिए, एक साथ सारी चीज़ें नहीं खानी। अब 2 दिन खा लें, जिस तरह हम लोगों ने बात की कि अब 2 दिन हो गए हैं, खा लिया, अब हम उसको कट डाउन कैसे करें। अब हम दही का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा करें। मीठा अगर बहुत शौकीन है खाने के तो फ्रूट्स शामिल करें अपनी ग़िज़ा में। सलाद का इस्तेमाल, किसी भी खाने से पहले आप अगर पुलाव बनाएं तो सलाद पहले खाएं, दही रायता डाल के खाएं, ताकि आपको आपके मैदे को जो है वो सुकून बहुत हैवी ना हो उसके ऊपर। देखिए कितनी प्यारी बात की कि सैलेड खाएं दही में मिलाकर, यानी पहले से आप अपनी ग़िज़ा को के डाइल्यूशन का इंतज़ाम कर लें, बाद में ना करें कि वो भारी हो जाए। मेरा तो रायता ही ऐसा होता है कि मैं रायते में जो है ना आपा और वो डॉक्टर साहबा
सब चीज़ें डाल देती हूँ, एक प्याज भी, खीरा भी काट के डाला, उसमें अगर टमाटर अवेलेबल है तो वो डाल दिया, और फिर उसमें हल्का सा ज़ीरा और नमक डाल के एंड देन वो फिर मैं सर्व कर देती हूँ। तो वो होता है कि मज़े का भी बहुत होता है, मज़े का एक तो लगता है, गर्मियाँ ठंडा लगता है, और आपको राइस वगैरह के साथ तो मतलब और आपने ज़ीरा डाल लिया, और ज़ीरा भी आप यकीनन भून के डालती होंगी, तो वो तो ज़ीरा तो आप जार में ना जब नया स्टोर से लेकर आते हैं तो उसी वक्त सारा एक साथ भून के ना देन वो फिर जार में जा बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए मैंने ये भी सोचा कि मैं एक फक्की भी बता दूं कि वो लोग जो तो माशाल्लाह इन 3 दिन से गुजर रहे हैं और कुछ तो रख लेते हैं ख्याल, कुछ बिल्कुल नहीं रखते। बहरहाल हमें तो आपको सेहतमंद रखना है, तो इसके लिए आप जब भी खाना खा रहे हैं, अगर भारीपन महसूस हो रहा है या नहीं भी हो रहा, तो एक मैं हज़मी की एक फक्की बता देती हूँ जो आज से लेना शुरू कर दें ताकि तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाए। उसमें यह है कि देखिए मैंने पहले ही कहा कि अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। अब आप अपने रायते में अपनी गोश्त के अंदर तो आप पिसा हुआ अदरक डाल दीजिए, कटा हुआ अदरक डाल दीजिए, से नहारी है, पाए हैं, कीमा है, इसमें आप ऊपर से जो कीमा है उसमें ऊपर से काट के डालें। बहुत कुछ चीज़ों में अदरक कटा हुआ, अब कढ़ाई में भी बहुत अच्छा लगता है सारा। लेकिन ये जो मैं फक्की बता रही हूँ इसमें ड्राई अदरक चाहिए, यानी और सूखी हुई अदरक को सोंठ कहते हैं। सोंठ जी, ये तो आपकी जो फ्रेश अदरक है ये निज़ाम हज़म को बेहतरीन करती है। इसी तरह आपको चूँकि फक्की लेनी है, एक्स्ट्रा लेना है, तो आपको ये कि आप ले लीजिए सोंठ यानी सूखा हुआ अदरक 10 ग्राम, और बिल्कुल इसी तरह ज़ीरा जो आपके पास है इसको आप पीस कर अपने पास पाउडर बना लीजिए, और कचरी पाउडर, कचरी को आजकल सभी जानते हैं, हम लोग उसको गलाने के लिए और कचरी कीमा बनाते हैं, सबको इससे याद आ जाएगा। तो वो कचरी को आप 10 ग्राम ज़ीरा, 10 ग्राम आपने ली सौंठ और 10 ग्राम कचरी, इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल ड्राई फॉर्म में पीस लीजिए, और हर खाने के बाद आधा टीस्पून या जो बड़े लोग हैं वो आधा टीस्पून, देखिए भर के ना लें, और जो उससे छोटे हैं तो वो क्वार्टर टीस्पून ले लें सादे पानी के साथ खाना खाने के बाद। तो अल्लाह के फजल से ये बदहज़मी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। सीने पे जो जलन बर्निंग होती है और सोते सोते आँख खुल जाती है, दिल घबराने लगता है, इस कैफियत से आप लोग 2-4 नहीं होंगे। बहुत सारी ना डाइजेस्टिव टैबलेट्स भी आ रही हैं। जी जी। और लोग क्या करते हैं, मन बहुत खा लिया और एक तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो गोलियां भी साथ खा लेते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर? मैदे के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। और जो रेगुलर प्रैक्टिस ही बना लेते हैं इसको हर खाने के बाद, आप देखिए ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मैदे पे जलन रहती है या अल्सर की शिकायत है। आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में और गलत मिकदार में खा रहे होंगे, पोषण कंट्रोल करके नहीं खा रहे होंगे, अनअटेंडेंट अनएडवाइज्ड आप किसी भी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर दवाइयाँ ले रहे होंगे क्योंकि वो मैदे के लिए अच्छी है, एक दफ़ा अच्छी है, 2 दफ़ा अच्छी है, लेकिन आप एहतियात नहीं कर रहे, तो वो आपके मैदे के ऊपर जो एक पतली झिल्ली जो प्रोटेक्शन लेयर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और अल्टीमेटली आपको अल्सर की शिकायत शुरू हो जाती है। गर्मियों में सबसे बेहतरीन 2 तरीके हैं। एक, आपने अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, ऐसा ही है। पानी का इस्तेमाल आप एक बॉटल अपने घर में, अभी ईद के दिन में भी, अब बस हो गया 2 दिन में, लेकिन अब आज से अभी से आप एक बॉटल रखें कि मैंने 1.5 लीटर की बॉटल दिन में, 1/2 लीटर की बॉटल रात में ख़त्म करनी है, मतलब एक हिसाब के साथ। दूसरा, आपने दही का इस्तेमाल जो है वो हर खाने से पहले, ताकि मैदे के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाए, तो आप कोई सा भी बहुत हैवी या स्पाइसी फूड अगर खा रहे हैं तो वो डायरेक्ट मैदे की प्रोटेक्टेड लेयर को हर्ट नहीं करेगा, जख्म नहीं होगा फिर मैदे के ऊपर। अभी खीरा बहुत अच्छा आ रहा है, और खीरा जो है ना वो किस हद तक इसमें जो सलाद बहुत खास रोल, बहुत आप समझ लें कि समर्स में ओनली गुड थिंग इन समर्स इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब अल्लाह ताला ने जिस नौयत के फ्रूट्स, मेलन, वाटरमेलन, पीचेस, पियर, आप यू नेम इट, एंड वो आपके मैदे के लिए बेस्ट हैं। इसी तरह आप मीठा बना रहे हैं, वही फ्रूट्स आप कस्टर्ड ट्राइफल जैसे फ्रूट ट्राइफल्स बनते हैं, वैसे नहीं खा सकते, उसमें डाल के खाएं। उसमें शुगर, कस्टर्ड में शुगर कंटेंट कम रखें ताकि फ्रूट शुगर आपको, नेचुरल शुगर जो है वो आपको मिले। प्लस आप कोशिश करें कि जितना आपने अब खा लिया है उस हिसाब से आपकी एक्टिविटी भी हो। वही अब जैसे बात कर रही थी आपा कि आपने खा के लस्सी पी ली, गोश्त खा लिया, और उसके बाद आप इतना लेजी हो जाते हो कि आपसे हिला भी नहीं जाता। तो व्हाट यू प्रेफर इज वॉक,
चाहे आप घर पे ही करें 15 से 20 मिनट की, लेकिन चहलकदमी लाजमी करें। बिल्कुल ऐसे और ही इस आज भी ईद का तीसरा दिन है, तो तमाम लोग खाना जल्दी खा लें, रात का खाना, और उसके बाद थोड़ी सी वॉक करके सोएं। ये नहीं है कि खाना भी लेट आवर्स में खा रहे हैं और फिर वॉक भी ख़त्म है, क्योंकि वॉक करने से आपका खाना बहुत जल्दी से हज़म हो जाता है, आपकी और सीने पे बर्निंग की आपको शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा जब आप वापस आएंगे ना, तो अभी सुबह सुबह का क्योंकि टाइम होता है, सब खवातीन भी देख रही होती हैं, सब लोग देख रहे होते हैं, और सुबह जो है ना वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आज क्या पकेगा। खवातीन, मैं तो रात से ही सोचना शुरू कर देती हूँ कि कल क्या पकेगा, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस आना होता है, तो सुबह में बहुत कुछ और सोचने के लिए होता है, तो मेरा ना दिमाग चल रहा था कल का मेन्यू क्या होगा ये वो। तो हम आज पे बात करेंगे कि आज का मेन्यू कैसा हो, क्या हो, कि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, और क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं खवातीन को, इस पर बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, जाने से पहले जिस तरह मैंने कहा था कि अब हम बात करेंगे कि आज खाने का मेन्यू क्या हो। बड़े अच्छे अच्छे खाने और पकवान खा लिए, लेकिन अब कुछ वाकई दिल चाह रहा है कि सादा और अच्छा खाना हो, और जो है ना पेट भी भर जाए, और जो 2-3 दिन हमने खा लिया इतना कुछ, अब बस। तो कुछ सजेशंस दें आप लोग ना कि किस तरह का हेल्दी भी हो और अच्छा भी हो, और थोड़ा मेन्यू भी डिफरेंट हो जाए। आप स्टार्टिंग विद यू। देखिए, मेरे घर का तो आज तीसरे दिन का जो मेन्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज मेरे घर दोपहर के खाने में कचरी कीमा है। अच्छा। जी हाँ, आज मेरे घर का जो मेन्यू है वो कचरी कीमा है, और उसके साथ हमारे यहाँ छोटी छोटी सी यानी रोगनी रोटियाँ बनती हैं, उसके साथ यानी थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर डाल के और सफ़ेद ज़ीरा डाल के वो बनेंगी। वो दोपहर का मेन्यू है। और शाम में सादा पुलाव, एक तो होती बिरयानी मसाले वाली, मुगलई पुलाव है शाम का, और वो रायते के साथ लहसुन की चटनी, हरी चटनी और सैलेड और रायता उसके साथ होंगे। ये हमारे घर का। ये कचरी कीमा का क्या है आप, ये मुझे नहीं आता किस तरह। देखिए, कचरी कीमा, कचरी का आपने नाम तो सुना होगा। कचरी तो पता है मुझे। अच्छा, कचरी जो है वो अमूमन हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि वो गलावट के लिए इस्तेमाल होती है। कचरी का बजाते खुद एक इतना ज़बरदस्त जायका है, इतना ज़बरदस्त जायका है, ज़्यादातर तो वो खटास की तरफ जाता है और सूखने के बाद, और किसी को फ्रेश मिल जाए, हमारे यहाँ फ्रेश कम मिलता है तो वो खट मीठा होता है। लेकिन ये हमारे यहाँ जब कचरी कीमे का जो कॉन्सेप्ट है वो खड़े मसाले का है। इसमें किस तरह बनाएंगे? मैं बता रही हूँ कि हमने कीमा लिया, कीमा निकलवा लिया, बिल्कुल साफ़, मेरे अपने घर में बिल्कुल साफ़ कीमा है। जैसे 2 किलो कीमे में मैंने तकरीबन 15 ग्राम जो है कचरी पाउडर डाल दिया था सुबह में। 15 ग्राम कचरी पाउडर डालें, कुटी हुई मिर्चें डालें अपने हस्बे ज़ायक़ा। हमारे यहाँ इसमें 3 टीस्पून डालिए, कम हमारे यहाँ मिर्चें खाई जाती हैं, यानी 1.5 टीस्पून 1 किलो में और 1.5 टीस्पून 1 किलो का, इस हिसाब से ये रशु डाला है। और उसमें थोड़ी सी हमने हरी मिर्चें पीस कर डाली है, ये सारी चीज़ें। और इसकी जो ख़ास चीज़ है वो कचरी है और पूरा गरम मसाला उसके अंदर पीस के नहीं डाला, कूट के खड़ा मसाला डालेगा। हाँ जी, अच्छा, कूट के डालेगा। जी, कूट के डालेगा, उसका एक अलहदा से फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल, और लहसुन, ये सारी चीज़ें हमने मैरिनेट करके और रख दी। और इस मैरिनेशन के अंदर ये होता है कि तकरीबन 2 घंटे के लिए आप रख दें, और उसके बाद उसमें आप, मेरा जो तरीक़ा है वो ये है, मैंने चूल्हे पर रख दिया और आंच थोड़ी सी हल्की करती हूँ, इसमें ऑयल डालती हूँ तकरीबन 2 स्पून कपगीर जो है भर के, और उसके बाद थोड़ी आंच धीमी रखती हूँ कि वो अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद दरमियानी आंच पर उसको पकाती हूँ, और मैं उसको ये 2 घंटे में काफ़ी अच्छा टेंडर हो जाता है, गल सा जाता है। और फिर जब ये पानी जब इसका खुश्क कर लेती हूँ, भूनती हूँ, तो हल्का हल्का सा डोई के साथ इसको मैं क्या कहना चाहिए, मिक्स हो जाता है थोड़ा। हाँ, भूनते हैं जैसे। हाँ, जैसे भूनते ज़्यादा भून लेती हूँ तो वो एक जान हो जाता है, दाना ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सही। और फिर उसके ऊपर हरी मिर्चें, अदरक और पुदीना और कटी हुई प्याज डालकर
उसको हम लोग डिश वेरी आउट नाइस, करते हैं। ज़बरदस्त। ये तो ट्राई करने वाला है यकीनन। बहुत बिल्कुल मज़े अच्छा का है। होता है, इतना मज़े का, और उसकी खुशबू इतने दिल लुभाने वाली होती है कि मेरे घर में ये फरमाइशी होता है। अरे वाह, ज़बरदस्त। ताज़ा कुटावा जो आप बता जी, जी, रही हैं जी, वो जी। तो बेहतरीन उसमें कोई भी सारे चीज़ ताज़ी होगी वो तो बस बिल्कुल बेहतरीन ऐसा ही है। होगी। और एक रिमशा एक रेमेडी शेयर करना चाहूँगी कि वो लोग जिनको ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से अगर पेट डिस्टर्ब हो गया है और बच्चों को या बड़ों को लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाने से पहले कोशिश करें कि बच्चों को एक केला या 2, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा, जैसे कि एक सीधा केला हम अपने बच्चों को या बड़ों को खिलाते हैं, तो जो पीछे का हिस्सा है ना, उल्टा हिस्सा, उसको छील कर और खिलाएं वहाँ से, तो ये एक टोटका है। अच्छा। और इससे लूज़ मोशन को बिल्कुल टांका लग जाता है। तो यानी बड़ों को कोशिश करके कि 2 खा लेने चाहिए उल्टे छील कर। सीधा छील के तो हम खाते हैं ना, लेकिन उल्टा छील कर। ये तो बड़ी सीधा तो जुड़ा हुआ होता है ना। नई नई चीज़ें आज आप बता रही हैं, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है ना, डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिल रही। दांतों में, मसूड़ों में दर्द की शिकायत बहुत बढ़ गई है कि लोग कह रहे हैं भाई वो अब गोश्त खा खा के जी दर्द हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ भी लोग आ रहे होते हैं। ऐसे वो तमाम लोग जिनको मसूड़े सूजने की प्रॉब्लम हो गई है, बादी की प्रॉब्लम कहलाती है, वो तमाम लोग लाहौरी नमक बिल्कुल बारीक पीस कर छान लें और सरसों के तेल में मिलाकर रात को सोते वक्त या दिन में जिस वक्त भी तकलीफ़ हो रही है, अच्छी तरह अपने जो गम्स हैं उस पर मल लें और अच्छी तरह मलें और मुंह लटका कर बैठ जाएं। और यानी वैसे तो इससे मलेंगे ना, लेकिन ये दोनों अंगूठा भी लें ताकि अंदर के उसके मसूड़ों पर भी इसका अच्छी तरीके से मसाज करें नर्म हाथों से। और जिस दौरान वो मसाज कर रहे होंगे तो उसी दौरान थोड़ा सा अपना मुंह नीचे करें, तो उनको बहुत सारी रतूबत निकलना शुरू हो जाएगी, जो इन मसूड़ों, जिस वजह से कि मसूड़े फूले हुए हैं और उसमें जो मवाद है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जब ये सारा मवाद निकल जाए और उनको सुकून हो जाए, तकलीफ़ में कमी हो जाए, तो काइंडली उस वक्त कुल्ली ना करें और यानी उसी तरह अपना मुंह रहने दें और आधे घंटे के बाद आप अपना। अमूमन क्या होता है, ब्रशिंग भी हमारी है ना, सब कुछ खा लिया लेकिन ब्रशिंग नहीं की है, बिल्कुल। तो ये भी बहुत ज़्यादा वो बहुत तकलीफ big होती है ना, factor है, कितना it is a मुश्किल big होता है इसकी और वजह से। रात की ब्रशिंग की आदत अपना लें, ये बहुत ज़रूरी। हम लोग अपने बच्चों को भी सुबह तो ब्रश की आदत डालते हैं, लेकिन रात की आदत नहीं मैं डालते। आप थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करूँगी इसमें, जो गम्स के पेन का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से भी होता है। आपने एक तो गोश्त चबाया, ऊपर से इतना मीठा, आपने एक शुगर इतने बहुत है। ड्रिंक लिया, दूसरा ड्रिंक लिया कार्बोनेटेड, तो आपकी माउथ के अंदर द शुगर कंटेंट इज़ देयर, इवन इफ़ यू आर ब्रशिंग योर टीथ, आपका कंटेंट इज़ स्टिल देयर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने ऐसा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इतने लाल गोश्त के साथ जो है ना वो इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। हमारे यहाँ का ये कॉन्सेप्ट है कि हम ये समझते हैं कि जितनी हमने हैवी खाने खाए हैं, जितनी हैवी डिशेस हमने इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद हम ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है ये ले लें और ये सारा हैवी खाना खा के डाइट ड्रिंक उठा लेते हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा मीठी डाइट ड्रिंक होती है, अगर आपने गौर किया लेकिन होगा आप देखिए ना, अगर उसके बाद आप टीथ ब्रश नहीं कर रहे हैं सोने से पहले, तो आपके और फिर कुछ मीठा भी खा लिया, मतलब अब बारबेक्यू हो रहा है, कुछ मीठा, कुल्फ़ी, आइसक्रीम जो भी मौजूद है, साथ में ड्रिंक भी पी ली, और आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद योर माउथ, आपके स्टमक तक, तो आपका पूरे लाइन के अंदर देयर इज़ फूड पार्टिकल्स इन देयर, तो यू हैव टू ब्रश इट, मतलब आपको क्लीन करना है उसको। मुंह को आप क्लीन करेंगे टीथ ब्रश करके, मैदे को आप विटामिन्स जो लेमनेड है वो पिएं, ग्रीन टी पिएं, ताकि आपका क्लींस हो पूरी बॉडी। ग्रीन टी कितनी फ़ायदेमंद है? ग्रीन टी पे तो हमने बात ही नहीं की ना, क्योंकि वाकई अगर ग्रीन टी ऐड कर लें खाने में तो सब कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है कि होता है हमने चाय पी रहे होते हैं हम लोग, तो देखिए अब आप डबल आपने चीज़ बर्गर ऑर्डर किया और उसके बाद आप बोले मैं डाइट ड्रिंक पी रही हूँ साथ में, ग्रीन टी आपका उस वक़्त, या आप ये कहें कि मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा या वो कोई फ़ैट को, चिकनाई को कम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपको बेहतर महसूस कराएगा। वो ये बिल्कुल, उसका ग्रीन टी के एक कप से ये नहीं होगा कि आपने अगर गोश्त, लाल गोश्त या कलेजियाँ खाई हैं तो वो आपके जिस्म के अंदर चिकनाई नहीं पहुँचने देगा। ग्रीन टी को तो लोग वज़न कम करने के लिए ही पी रहे होते हैं वैसे डॉक्टर साहब अमूमन ना। बिल्कुल, तो आप खा के वज़न कम नहीं कर सकते, आप अपनी ग़िज़ा का पोर्शन कंट्रोल करके ग्रीन टी लेके वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। वैसे अगर अब इस तरह के खाने खाएं और ग्रीन टी पी लें तो उसका कितना फ़ायदा है?
इसका फ़ायदा ठीक है? है, हाँ वो ठीक है बिल्कुल। मतलब वो चाय से बहुत बेहतर है, क्योंकि चाय कॉफ़ी में जो कैफ़ीन कंटेंट है वो आपके आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। सही हाँ, जी हाँ। ये ग्रीन टी लेने से ये है कि वो गर्म होती है, जब हम पीते हैं तो गर्म चीज़ आपकी डाइल्यूशन में मदद देती है। और जब हम ये ड्रिंक्स लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो कितनी चिल होती हैं, मीठा उसके अंदर, कार्बोनेट उसके अंदर, और ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर जहर बन जाती हैं और हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान देते आप हैं। बिल्कुल हमारा इसको फैट डिपॉजिट होता है और गर्म चीज़ लेने से हमारा फैट रिलीज होता है, निकलता है। आप ये इसको ऐसे छोटा सा समझ लें, concept इस तरह है। कोल्ड ड्रिंक इज़ आइस। अगर आप चिकनाई को चर्बी को बर्फ़ के साथ रखेंगे तो वो जमेगी, लेकिन अगर हम उसको चूल्हे पे गरम उस पे रखेंगे, जो आप बात कर रही हैं, तो वो पिघलेगी। जी। तो अगर हम गरम चीज़ पी रहे हैं तो वो चिकनाई को सॉफ्टन कर रही है, नरम कर रही है। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठंडी ठंडी पी रहे हैं तो वो चिकनाई हमारे वेन्स में बिल्कुल जमा हो रही है। सही, अब देखिए, सही। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कुदरत ने हमें जो ये माउथ दिया है, ये 32 दांतों पर मबनी है। आप ये देखें कि जो आगे के 4 दांत हैं, ये कट करने के लिए, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, और जब चीज़ वो कट होती है तो हमारे दांतों में, आगे के दांतों में नहीं फंसती। और अब उसके बाद के जो हमारे 4 दांत हैं, वो चीज़ें के टुकड़े करने के लिए, कि वो जब ये कट करके कोई चीज़, जैसे मसलन रोटी का एक निवाला है, हमारे आगे दांतों से कट हुआ, अंदर जाके इन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े किए, ये वाली जिनको हम कीले कहते हैं, इसने और आगे जाकर जो दाढ़ें हैं उनका काम है चबाकर बारीक करना। इस सारे अमल में होता ये है कि जो दांतों की प्रॉब्लम होती है, वो आपने देखा होगा कि पीछे की दाढ़ में दर्द है, पीछे की दाढ़ों में, इस दाढ़ में दर्द होता ये है कि जो दांत हमारा, जो दाढ़ें हैं वो पीस कर जो उसको बारीक पीस रही हैं, तो सारा कुछ वहाँ जाके फंसता है। और हम जो आगे के दांतों पर तवज्जो देते हैं, आगे के दांतों पर ब्रशिंग होती है, पीछे के दांत जो सारी मेहनत कर रहे हैं, चबा रहे हैं, बारीक कर रहे हैं, उन पर हमारी तवज्जो नहीं जाती। उसी में सब कुछ फंसा होता है, उसी में फसाद होता है, वहीं से आपकी पायरिया की इब्तिदा होती है, वहीं से आपके जो गम्स हैं वो ख़राब होने की इब्तिदा होती है, वहीं से आपके दांत कमज़ोर होने की इब्तिदा होती है कि आपके दाढ़ें ख़राब होती हैं। दाढ़ें ख़राब होती हैं, इट मीन्स आपका ये माउथ वीक हो गया है। इसके ऊपर तवज्जो दिया करें, रात की ब्रशिंग की आदत डालें। बिल्कुल ऐसे ब्रशिंग और ग्रीन टी का इस्तेमाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त, आज अगर आपने कल 2 दिन नहीं किया तो आज ज़रूर कर लें। और इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, अब हम बात करेंगे कि हमने गोश्त जो है ना, वो अब बहुत सारे फ्रिजों में बहुत भर भर के भी रख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ आ गई कि बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं रखना, लेकिन बहरहाल बात यह है कि गोश्त को रखते तो हैं, सभी लोग रखते हैं, कम रखें चाहे ज़्यादा रखें। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गोश्त को प्रिजर्व करने का तरीका क्या है और जो है किस तरह से रखा जा सकता है। रानी आपा, देखिए, मैं तो अपने घर में जो रखती हूँ, तो मैं जो कीमे का हिस्सा है वो अलहदा करती हूँ, तो ईद वाले दिन ही कीमा बनाकर और उसके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, जो मेरे घर का तरीका है। और जो पाए हैं वो उसी दिन साफ़ करवा के, धुलवा कर, और बज़ाहिर पाए ज़्यादा होते हैं तो उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। बाकी मैं बहुत थोड़ा गोश्त रखती हूँ कि 8-10 दिन का, 8-10 पैकेट रखती हूँ, और उसमें जिस दिन की दावत है उस दिन का थोड़ा ज़्यादा, और बाकी अपने लिए 8 से 10 दिन का। तो उसी पूरे गोश्त को बग़ैर धोए रखती हूँ, हवा लगा के रखती हूँ, खुश्क करके, हवा के साथ, खुश धूप वूप में नहीं, हवा के साथ खुश्क करके, और गोश्त के हिस्से बनाकर कि भाई इतना इस दिन का, इतना इस दिन का, इतना इस दिन का, वो बस बिरयानी का, कढ़ाई का वो लेबल कर लेते ना, बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, इस तरह की चीज़ों का, कौरमे का हो गया। देखिए, नहारी की बोंगे अलहदा कर देती हूँ, सारी उसकी बोंगे अलहदा कर देती हूँ, जितनी मुझे रखनी होती हैं, सारी नहीं, जितनी मुझे बोंग का गोश्त रखना है वो मैंने अलहदा कर लिया, जितनी चाँपें मुझे रखनी है वो अलहदा कर ली। और बकरी के पाए अमूमन दे देती हूँ, चले जाते नहीं रखती मैं, और जो गाय के पाए हैं वो रखती हूँ। सही। और बाकी कोई हिस्सा नहीं, भेजा भेजा कुछ नहीं। अच्छा जी, ये कितना दिन तक रख सकते हैं गाय? और ये अगर फ्रीज़र में रख भी लिया है तो एज डॉक्टर आप ये बताएं कि कितने दिन तक खा सकते हैं?
अच्छा, पहले तो आपने रखा किस तरीके से है? हाँ, सबसे ज़्यादा जो जैसे आपने बात की कि आपने पैकेट्स बना के जो प्रॉपर के आपको पूरा एक साथ नहीं रखना कि आपको पूरा निकाल के डीफ्रॉस्ट करना पड़े, वो आपकी कंटेमिनेशन करेगा, गोश्त ख़राब हो जाएगा आपका। और वो रीयूज़ करना, आप फिर दोबारा हॉस्पिटल में आ रहे होंगे कि मेरा पेट ख़राब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया हो गया, ये वाली शिकायतें होंगी। बहुत अच्छी बात की गुड़िया ने, यही बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका बड़ा पैकेट है, आपने फ्रीज़ किया हुआ है और आज आपके घर मेहमान आ रहे हैं, तो काइंडली आपने जितना फ्रीज़ किया हुआ पैकेट निकाला है उसको डीफ्रॉस्ट करने के बाद आज ही इस्तेमाल करें। उसका इतना नहीं कि अरे आज तो इतना गोश्त हो गया, उसको दोबारा फ्रीजर में रखने से होता क्या है, क्यों मना करते हैं, बताएं आप? Because न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या चेंज हो जाती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जो चेंज होगी, बट आप समझ लें कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज ग्रो होंगे वो आप शायद विजिबल ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको एक मैसिव चेंज नज़र आएगा अपने गट के अंदर। आपका गट उसको रिस्पॉन्ड करेगा वेरी नेगेटिवली, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर यू विल एंड अप हैविंग डायरिया और फूड पॉइजनिंग एंड इवेंचुअली यू डोंट नो द रीज़न कि मैंने तो ये तो घर का था, हमने तो फ्रीज़र से अपना ताज़ा गोश्त निकाल, चाहे आप एक हफ्ते के बाद खा रहे हैं, बिकॉज कुर्बानी का गोश्त अगर आपने मेक श्योर कि एज सुन एज पॉसिबल, गर्मी है तो आप उसको प्रॉपर सस्ते वाले पॉलीथीन बैग्स में नहीं, लाइक जिप लॉक बैग्स के अंदर करके रखें ताकि खून ड्रिप ना हो, आपका बाकी की चीज़ें जो हैं वो उस खून से कंटेमिनेट ना हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने लेबल करके रखनी है और उतना ही पोर्शन जितना आपको, भाई अगर दावत के लिए 4 लोग ज़्यादा आ गए हैं तो आप 2 पैकेट निकालने ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक बड़ा पैकेट निकालें और कम लोग आएँ और आपका पूरा पैकेट जो है ना वो नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप ख्याल रखेंगे अपने। जी कुछ कह रहे हैं? यही बात में क्या होता है कि भाई ये वाला गोश्त बचा या सारे इसको एक साथ कर दो और इसको फ्रीजर में डाल दो, हाँ, लोग और बाद में देखेंगे। असल में क्या हो रहा होता है आप, ये क्यों होता है, सारा दिन थक चुके होते हैं और गोश्त इतना रख लिया होता है कि आप समझ भी नहीं आता उसको खपाना कैसे। वो फिर एक सारी बड़ी थैली में जा रहा होता है, वो अंदर जा, तो फिर वो वाली बात कि बार बार निकलता है, वो डीफ्रॉस्ट होता है, फिर उसमें से पैकेट्स बनते हैं। कोशिश करें मुस्तहिकीन को दें ज़्यादा से ज़्यादा, उनका हक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हमने पूछनी है, वो ये कि कितने दिन तक जो है ना ये गोश्त खा सकते हैं यहाँ पर फ्रीजर में अगर आपने रखा हुआ है, तो प्रिजर्व करने की इसका लाइफ क्या है? लाइफ तो आप समझ लें गोश्त की 1 ईयर भी होती है। ठीक है, इज सेफ। हाँ, अगर आपका फ्रीज़र का टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, आपने स्टेबलाइज़र अपने फ्रीज़र के साथ लगाया हुआ है, आपका फ्रीज़र का टेम्परेचर मेंटेन है, तो आप 1 ईयर तक भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम कराची में रहते हैं, लाइट जाती है, अब कम ज़्यादा होगा, कोशिश कर वही वाली बात कि हम मुस्तकिन को दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम अपने फ्रीज़र को जो है वो भर के रखें। अदरवाइज इट इज़ सेफ़ टू ईट। अगर आपका बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन है तो आप खा सकते हैं। आपा जिनके घरों में भी फ्रीज़र नहीं है या जिनके फ्रीज़र ख़राब भी हो जाते हैं, लाइटें बहुत जाने की वजह से कूलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। बिल्कुल है, बिल्कुल। वो कैसे गोश्त रखेंगे और खाएंगे? अगर 2-3 दिन भी रखना है तो अगर 2-3 दिन रखना है ऐसे लोगों को गोश्त, तो वो बॉयल करके रखें। अच्छा, अपने गोश्त को यानी सुबह शाम उबाल ज़रूर दें। और अगर उनका फ्रिज चल रहा है, लाइटें जा रही हैं, आपने फ्रिज में रखा, फिर भी एहतियातन उसमें एक बॉयल ज़रूर दे लीजिए ताकि गोश्त आपका मेंटेन रहे। बॉयल आ जाने से क्योंकि आंच लगती है तो जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें गोश्त का कि भाई आज निकाल लिया पैकेट, आज उबाला, कल भी उबाल लिया, परसों भी, नहीं। आज का यानी आपको शाम को पकाना है, लाइटें बहुत जा रही हैं, सुबह आपने एक बॉयल दिया, शाम को जब पकाना है, उसको पकाना शाम को है, दावत है, आपका डीफ्रॉस्टर निकाल के आपने देख लिया, उस वक्त धोया अच्छा सा, उसको बॉयल दिया, फिर आपने दोबारा रख दिया, फिर शाम को पकाने से पहले एक बार फिर उसमें बॉयल देंगे, फिर अपना मसाला तैयार करके उसमें डाल लेंगे एहतियातन। और लहसुन और अदरक का कसरत के साथ इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनके यहाँ फ्रीज़र नहीं है लेकिन उनको गोश्त की ज़रूरत है, तो अपने किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार के यहाँ थोड़ा सा गोश्त अपने उनके फ्रीज़र में रखवा दें महफूज रखने के लिए, लेकिन बग़ैर ठंडक के, बगैर फ्रिज के गोश्त को अपने पास महफूज ना रखें। नहीं रख सकते, वो तो ख़राब हो जाता है और स्मेल भी आ जाती है उसमें, फिर बीमार होंगे सुबह से शाम तक। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये कि हम लोग हर अपने मतलब ये जो बीफ टाइप की चीज़ें हैं, गोश्त वाली चीज़ें, इनमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल लाजमी कर रहे होते हैं। एक तो वो एसेंस है उसका अच्छा लगता है सब लोगों को, हमारे जो देसी टेस्ट बर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, और दूसरी बात है स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है।
तो इसके जो अदरक लहसुन के फ़ायदे हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, क्या खासियत है इसकी? ये गोश्त को एक तो गलाने के लिए बेहतरीन होते हैं। अदरक और लहसुन उसके अंदर कंटेंट्स मौजूद हैं जो आपके गोश्त को गलाने में बहुत अच्छा मदद देते हैं, मतलब वो रॉ नहीं रहता। दूसरा वही वाली आपकी बात के स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाती है, तो इट प्लेज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल गोश्त के लिए, ख़ास तौर से भूनने के टाइम पे बहुत फ़ायदा देता है। लहसुन के तो अपने भी इतने फ़ायदे हैं। लहसुन के दिल की तकलीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ब्लड प्रेशर में अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, तो इसके कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ना सिर्फ ये कि हमारे जो सब्ज़ियां हैं, जो दालें हैं और गोश्त हैं, उनका टेस्ट डेवलप होता है, बल्कि उसमें टेस्ट के साथ साथ हमारे लिए ग़िज़ाइयत भी शामिल हो जाती है। सही। तो हर खाने में जो है ना, कुछ भी बना रहे हैं लेकिन ग़िज़ाइयत के पहलू को ज़रूर सामने रखें। और जैसे आपको बताया कि अभी भी जिनका दिल नहीं भरा है, जो लोग खाना चाहते हैं, हमें उस पर मना नहीं है, लेकिन हाँ, वही वाली बात कि अभी डॉक्टर फ़रिया ने भी कहा कि पोर्शन कंट्रोल ज़रूर कीजिए। और जहाँ से हमने शो का आगाज़ किया था कि लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, सबसे अच्छी ड्रिंक इस वक्त गर्मी आ रही है, पुदीने का जो है ना वो आप मिंट मार्गरेटा जिसको हम कहते हैं, वो आप घर में भी बना सकते हैं। मिंट लेमनेड बना सकते हैं, लेमन डाला, पुदीना डाला, ज़ीरा डाला, और जो है बर्फ़ को उसमें आप ब्लेंड कर लें और देखें कितने मज़े की चीज़ आपकी जो है वो तैयार हो जाती है। ड्रिंक वो आप खाने के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, उसके अलावा भी। तो एक बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करें। साथ साथ आप सब्जियां, दालें, सलाद, इनको भी अपने खाने में साथ साथ ऐड कीजिए ताकि आप हेल्दी खाएं, फिट रहें और खुश रहें। इसी बात के साथ यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब अब हम बात करेंगे, इस वक्त आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स है और कंपटीशन है उसमें फ़र्क कैसे किया जाए। बात सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन हर किसी के अंदर ना कॉम्प्लेक्सेस कुछ और होते हैं और हम उसे समझ रहे होते हैं कि शायद ये कंपटीशन है, एक से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक के दूसरे के साथ तगोदौ कर रहे हैं, इसलिए जो है ना वो कंपटीशन है। लेकिन कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ इस तरह भी होता है कि बहुत पुराने कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ज़िंदगी के अंदर महरूमियाँ होती हैं जो हमारी अधूरी रह जाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं जब इंसान बड़ा होता है, किसी काबिल होता है, तो उनको पूरी करने की ख्वाहिश में वो कहीं ना कहीं चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ना उनके पीछे लगा रहता है और करना चाहता है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनके गोल्स अचीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ होता ना कि नहीं आप कर सकते, अब वो वक्त गुजर चुका है, तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सबा। आप जो है वो HR से एसोसिएटेड भी हैं और साथ साथ जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन पर जो है वो अच्छी गुफ्तगू करती हैं। तो सबा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ईद मुबारक टू यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट शो। थैंक यू सो मच, गुड टू हैव यू हियर सबा। अब जब हम बात करें ना कि जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक अलग चीज़ है और कंपटीशन एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ना ज़िंदगी में इनको मिला भी देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ज़िंदगी की उन महरूमियों पे, या जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, बचपन में ये नहीं मिला तो आज पूरा करना है, अब वो वक्त हो या ना हो तो हम उसके पीछे लगे रहते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर जो लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हो कैसे पा सकते? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बज़ाते खुद एक बुरी चीज़ नहीं है। कॉम्प्लेक्स एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। जैसे आपने कहा कि कभी वो पॉजिटिव हो जाता है और कभी वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो उस वक्त नेगेटिव होता है कि जब आप अपना मुकाबला दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो जो नेगेटिव वैलिडेशन है वो उस वक्त स्टार्ट होती है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ किसी और के साथ, और उसकी 3 या 4 स्टेट्स जैसे होती हैं।
तो अगर हम जैसे साइकोलॉजी की टर्म में बात करें तो सोशो एनालिटिक्स ये कहती है कि आपके पास 3 ज़िंदगी में ह्यूमन मोटिव्स होते हैं कि जो आपके कॉम्प्लेक्सेस का बाइस बनते हैं, या वो कॉम्प्लेक्सेस का बाइस बनते हैं इफ़ यू स्टार्ट द नेगेटिव वैलिडेशंस, और अगर आप पॉजिटिव वैलिडेशन स्टार्ट करें, यानी कि आप अपने आप को पॉजिटिव पैराए में देखना शुरू करें कि मेरे पास कोई चीज़ आज नहीं है लेकिन मुझे उसके लिए स्ट्राइव करना है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस करना है, तगोदौ करनी है, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। आज मैं यहाँ नहीं हूँ लेकिन मुझे यहाँ पहुँचना है एक्सीलेंस के लिए, तो वो जो है वो होता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंपटीशन। और उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो कि सोशो एनालिटिक्स हमें बताती है। तो उसमें एक ये होता है कि गेटिंग अलोंग, जिसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन आप लोगों के साथ करें। नंबर 2 होता है आपका कि गेटिंग अहेड, कि आप लोगों से कॉम्पीट कैसे करें। और तीसरा उसमें होता है कि फीलिंग सेटिस्फाइड, कि आप जो कुछ कर रहे हैं यू आर सेटिस्फाइड इन दैट। ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, बट वो एक कॉम्प्लेक्स सा एक मिक्सचर है जो आपकी ज़िंदगी में है। खुशी है तो आप खुश हैं, दैट इज़ पॉजिटिव। जो कुछ आपको मिल रहा है आप उसमें खुश हैं, और अगर नहीं मिल रहा है और आप उसके लिए दूसरों के साथ आप अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, जो कि नेगेटिव कॉम्पिटिशन का बाइस बनता है, तो डेफिनेटली वो फीलिंग्स आपकी नेगेटिव होती हैं। आप HR से भी वाबस्ता हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि जब कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें या ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपटीशन होना भी बहुत अच्छा होता है और कहीं कहीं ये होता है अनहेल्दी भी हो जाता है। तो ये कंपटीशन होना आपकी ज़िंदगी के ग्रोथ के लिए कितना अच्छा है, हो नहीं हो, आप इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि वो कहीं ना हसद में या इन चीज़ों में ना चला जाए, उस रेस में हम ना पड़ जाएं? बिल्कुल, आप जिस तरफ जा रही हैं वो ये है कि मैंने जैसे कहा कि कॉम्प्लेक्स होना बुरी बात नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स जब मैंने लिया तो हमारे एक प्रोफेसर थे, ही वाज वेरी शॉर्ट हाइटेड, छोटा कद था उनका। तो उन्होंने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, कि आप जब मुझे देखते हैं तो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है। तो डेफिनेटली एक ह्यूमन नेचर है, हम देखते ही समझते हैं ओहो ये तो एक बहुत छोटे कद का आदमी है, मतलब एक इम्प्रेशन एक अच्छा नहीं आता, नेगेटिव इंप्रेशन आता है, अनलेस हमें ये ना पता हो कि उसके अंदर खूबियाँ क्या हैं। तो वो जो एक परसेप्शन इशू है वो भी हमारे लिए काफ़ी, जब हम दूसरों को देखते हैं तो उसमें वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे दिमाग में पैदा होती है। तो किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर मुझे नहीं लगता कि आप जो हैं वो, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हमारी टीचिंग स्टाइल को सूट करती है। तो उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया, जवाब में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता था ना तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मैं जो हूँ वो बिल्कुल जो है वो आगे नहीं जा सकता, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा और मुझे कभी कोई दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड इन्फीरियॉरिटी, कि हम अपने आप को लोगों से कमतर महसूस करें। लेकिन अगर मैं आज ये सोचता कि मैं किसी से कुछ नहीं कर सकता और मैं वाकई कुछ नहीं करता तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स बन जाता। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं रिसर्च में जाता हूँ, मैं PhD करता हूँ, आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरे जैसे शॉर्ट हाइट के लोग भी दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इन्फीरियॉरिटी, कि हम अपनी एक सिचुएशन में हैं लेकिन अगर हम उसको ओवरकम करें और हम दुनिया को दिखाएं कि वी कैन स्ट्राइव फॉर दैट, और आज हम यहाँ हैं और हम एक्सीलेंस करके एक अच्छा मकाम हासिल करते हैं, तो वी कैन कम आउट ऑफ दैट इन्फीरियॉरिटी सिचुएशन। और हम उस कंपटीशन में जो कहेंगे, जैसे आपने कहा कि अनहेल्दी होता है, तो उस कंपटीशन में हम एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी से जेलस हैं और हम अपने उस स्टेटस से कंफर्टेबल ही नहीं है ज़िंदगी में, और हमारे पास, हम वो चीज़ अचीव नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारे पास रिचेज़ हैं, हमारे पास वेलनेस है, ये सारी चीज़ें अगर हम कंपेयर करेंगे और लोगों से वो छीनने की कोशिश करेंगे और अपनी जो फेलियर्स हैं अगर हम उनका इल्ज़ाम दूसरों को देंगे, वी विल जस्ट ब्लेम अदर्स, सो दैट इज़ कॉल्ड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब हो क्या रहा है कि ये जो आपने कहा ना कि हम अपने से ऊपर वाले को भी देख रहे हैं और रिचेस्ट लोगों को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं। अब सोशल मीडिया की तरफ अगर मैं आ जाऊँ तो वहाँ से हम देख के ना अपने आप के लिए कंपटीशन बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, आप अगर उसको कर सकते हैं उस तरह से तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग ना उसकी वजह से डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। और फिर वही वाली बात कि पुराने कॉम्प्लेक्सेस या आपको नए भी हों तो आपको कॉम्प्लेक्सेस में ले जाता है कि अच्छा उसके पास ऐसा, मेरे पास ऐसा नहीं, उसके पास यूँ, अच्छा अगर मैं भी तो उस रोल पे हूँ, उस वाली कंपनी में यही HR मैनेजर जो है वो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कंपैरिजन्स में लगे हुए हैं, उन कंपैरिजन्स के साथ जो है ना कंपटीशन भी बिल्ड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में भी जा रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो हमें दिखाया जा रहा है। इसकी देखिए बेसिक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने शो के स्टार्ट में बहुत अच्छी बात कही थी। कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारी रूटेड डिसफंक्शन होता है हमारा, जो कि हमारा फैमिली सेटअप से आता है। बच्चे जब टेंडर एज में होते हैं तो हमें क्या कहा जाता है, यू विल हैव टू विन,
यानी कि लूज करने की गुंजाइश ही नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही तो है। इससे क्या होता है कि बच्चों में वो स्ट्रेस जो है वो बचपन से ही आना शुरू होता है। जब आप ओवर कॉम्पिटिटिव होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। जब आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं, आपको पुश करते हैं कि तुमने कामयाब होके ही आना है, विनिंग इज़ द ओनली ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर लूजिंग एनीथिंग। और वो विनिंग क्या होता है कि अगर आपका 90% आया है तो यू विल हैव टू अचीव 95%। वो ये नहीं कहते बेटा तुम्हारा 90% आया है तो तुम्हारी बहुत अच्छी परसेंटेज है, यू कैन स्ट्राइव फॉर दैट, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ जो बच्चे हैं उन्होंने 95% किया है सो तुम्हें भी 95% करना है। ये एक ऐसी ओवर कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारे माशरे में एक आ गई है, वो हमारी रूट्स के अंदर हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग से आती है। और यही वो स्ट्रेस है जो आगे जाके लोगों में ट्रिकल डाउन होता है। जब वो जवान होते हैं तो उसी कॉम्पिटिटिवनेस को वो दूसरे वर्क प्लेसेस पे भी देखते हैं। वो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखने की आदत रखते हैं। ऊपर वाले को देखना कब अच्छा होता है कि आप जब स्ट्राइव करें उस चीज़ के लिए, आप वो एक पॉजिटिव कंपटीशन बिल्ड करें और आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए आप उसके लिए कोशिश करें। हो क्या रहा है, एक और चीज़ है, जैसे आपने बच्चों की मिसाल दे दी ना, तो हम वही वाली बात है कि जैसे मैंने कहा कि बचपन से के कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बिल्ड भी हो जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि हमारे माशरे के अंदर, जैसे मैंने कहा कि हम तो बड़े हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, बाकी इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं, उनमें जो है ना हर तरह का आपको टॉयज़ दिखा रहे हैं, चीज़ें इतना कुछ दिखा रहे हैं कि बच्चे बहुत डिमांडिंग हो गए। अब क्या होता है कि वालिदैन इस तगोदौ में लगे रहते हैं कि अगर ये मांग रहा है तो मुझे इसको देना है, वरना क्या होगा कि ये इन्फीरियर फील करेगा या इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाएगा कि यार मेरे माँ बाप ने वो नहीं दिलाया। तो ये इसमें कैसे बैलेंस क्रिएट, क्योंकि हमें याद है कि भाई हमारे माँ बाप एक लिमिटेड से टॉयज़ दिलाते थे और हम उसी में मैनेज करके खेल कूद लिए बड़े हो गए। अब तो जी जितना कुछ आ रहा है वो तब भी उनके लिए कम है। बच्चे इतने डिमांडिंग हो गए, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं कि इतना कुछ है उनके पास। तो इसमें कैसे बैलेंस क्रिएट करें, क्योंकि वही चीज़ होती है कि वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि अगर मिला तो ठीक है, आपने फॉर ग्रांटेड लिया, अब तो उसको और ज़्यादा जो है ना एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरे माँ बाप करके ही देंगे। और जिनको नहीं मिला उनके अंदर ये कि वो फिर वही वाली बात कि उसके पास तो ये है, उस वीडियो में तो मैंने ये देखा था, आप लोग तो मुझे ये नहीं। तो दोनों तरफ मैं तो देख रही हूँ आजकल बगावत ही मुझे नज़र आ रही है। बैलेंस कहाँ है? तो देखिए हमारे पास जो बच्चे बिल्ड हो रहे हैं आज, जो जनरेशन जी का कॉन्सेप्ट है कि जो लोग 1985 के बाद पैदा हुए हैं, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो टॉलरेंस नहीं है जो शायद उनसे पहले वाले मिलेनियल्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, मैं और आप हैं, उनसे पहले के जो ईयर्स में पैदा हुए। हमारे अंदर एक टॉलरेंस है, एक पेशेंस है। और अगेन मैं फिर कहूँगी ये हमारी जो फैमिली सेटअप्स हैं और हमारी अपब्रिंगिंग है, ये वहीं से ये चीज़ जो है वो कैस्केड डाउन होती है। और इसमें बैलेंस रखना जो है वो एक पेरेंटल काउंसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आजकल स्कूल्स भी वैसे ये रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन एज एन लाइक पेरेंट्स हमें भी इस रोल को जो है वो फर्दर आगे लेके जाना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि वीडियोस हैं और इस तरह की चीज़ें, तो डेफिनेटली हमें बच्चों की जो एक स्क्रीन टाइम है उसमें हमें कुछ वीडियोस ऐसी रखनी चाहिए और स्क्रीन टाइम है उनका कंटेंट पे हमें बहुत जो है ना वो नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बच्चे हमारे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो उनका टाइम हमें खुद इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि उनका ज़्यादा टाइम ना प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में गुजरे हैं इंस्टेड ऑफ के वो कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एक ऐसी वीडियो देख रहा है, जैसे कुछ ऐसी बाइक्स की वीडियो होती है कि बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें ये वाली बाइक चाहिए, अब ये बाइक नहीं हमें ये वाली कार चाहिए, तो थोड़ा सा उन वीडियोज़ के ऊपर या उस कॉन्टेंट के ऊपर हमें जो है वो थोड़ा जो है वो स्टॉपेज लगाना चाहिए, थोड़ा उनको हैम्पर करना चाहिए। और बच्चों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है आजकल, जैसे हमारी यहाँ एथलेटिक एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गई हैं। स्विमिंग है हमारे यहाँ बच्चों के लिए, आर्चरी मैं देख रही हूँ आजकल जो है वो बच्चों में हमारे हो गया, हाँ। नापैद हो गया। वैसे आर्चरी इतनी अच्छी एक एक्सरसाइज है बच्चों के लिए और आपका विजन भी इम्प्रूव करती है, आपके साइट सीइंग इम्प्रूव करती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें बच्चों के लिए स्पेशली समर कैंप्स जहाँ लगते हैं हमें वहाँ इंट्रोड्यूस करके उनको उस तरफ लेके जाना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स का भी देखें, मैं कहूँगी इस तरह कसूर है, उनके पास टाइम नहीं होता बच्चों को देने के लिए। जब बच्चे उनके पास आके कोई चीज़ पूछने की कोशिश करते हैं तो वो उनको मोबाइल दे देते हैं कि भाई आप ये मोबाइल लें और अपनी अपनी सेल्फ लर्निंग करें, ये वीडियो देख लें या ये चीज़ देख लें। तो इसमें पेरेंट्स का भी डेफिनेटली टाइम और जो तवज्जो है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे पेरेंट्स हमें दिया करते थे एट दैट टाइम। और हम अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो बुक्स में गुजारा करते थे या कोई ओवर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम लगाया करते थे, जो कि आजकल तकरीबन नापैद हो गई हैं, आप ये समझ लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो पुराने कॉम्प्लेक्सेस हैं ज़िंदगी के अंदर, अब जैसे हम बड़े हो गए, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा होगा कि जैसे हमने कहा ना कि मुझे नहीं याद कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास, जैसे आज मैं बच्चों के पास देखती हूँ तो बहुत सारे लोगों को ना, किसी के पास गाड़ी है आज है कल नहीं थी,
या जो है ना उन चीज़ों को लेकर वो उस ट्रॉमा से या उस क्या कहेंगे उसको, कि वो बस एक अंदर का एक एहसास है ना, उससे निकल नहीं पा रहे होते। किसी के पास देखेंगे ना चाहते हुए भी ना, हालांकि अब आ भी गया और ना भी गया, लेकिन मतलब उसमें सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं आती आपको। और ये लोगों के साथ रहता है, बहुत कुछ मैंने ऐसा देखा है लोगों के साथ। तो वो या पैसा नहीं था, आया भी तो उसको ना मतलब खुद सेटिस्फाई आगे लगने की उसमें लगे रहते हैं। तो इससे कैसे, इस फीलिंग से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए ये एक फॉल्स बिलीफ है। अच्छा हाँ। ये एक फॉल्स बिलीफ है जो आप अपने अंदर रखते हैं कि सामने वाला किसी भी लिहाज से मुझसे बेहतर है और मुझे वहाँ पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या है, अगर मैं वो नहीं कर पाता, जैसे कि जो फेलियर जिसको मैं कहूँगी, अगर मैं वो नहीं कर पाता तो मैं इन्वायरमेंट को ब्लेम करूँगा। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट ही इतना ख़राब है। जैसे अभी हमारी भी एक डिस्कशन हो रही थी कि बच्चों के जो आजकल इन्वायरमेंट है अराउंड, वो इस तरह का है कि उनको ये कंटेंट देखना ही पड़ेगा, तो छुड़वा नहीं सकते। तो ये एक फॉल्स बिलीफ होता है जो इंसान के अपने अंदर होता है। तो जब तक ये फॉल्स बिलीफ से हम बाहर नहीं निकलेंगे कि हम अपने लिए बेहतर से बेहतरीन क्या कर सकते हैं। अच्छा, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की भी एक एग्जांपल है कि आप वो फॉल्स बिलीफ ये रखें कि अगर मैं कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाया हूँ तो वो मेरी वजह से नहीं है, तो ये जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से है या वो किसी और की वजह से है, इसकी वजह से है, उसकी वजह से है। तो ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की एक बहुत आला मिसाल है। इससे हमें अपने बच्चों को बाहर इसी तरह से निकालना होगा। बैलेंस हमने, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएट करना होगा। और मतलब ब्लेमिंग अदर्स, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, हमें अपनी रूटीन्स को, पेरेंट्स को अपनी रूटीन्स को और बच्चों के रूटीन्स को जो है ना वो अलाइन करना होगा। अलाइन करके उनके लिए कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज करना होगा। स्कूल्स ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज मेरे बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग, तो मैं वहाँ देख रही हूँ अब एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज आया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत इंप्रूव वो लोग कर रहे हैं ना। लेकिन फिर बात वही है कि देखें, हर चीज़ हम किसी इदारे पर या इंस्टीट्यूट पर डाल के छोड़ नहीं सकते। जो माँ बाप कर सकते हैं बच्चे के साथ, और किसी की भी पर्सनालिटी को मोल्ड वो दो लोग कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। वक्फा ले लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद इस पर बात होगी। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, बात हो रही है कॉम्प्लेक्स के हवाले से, और कंपटीशन जो है वो कितना फ़र्क है। बच्चों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड करना वो भी एक अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीख लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन रहती है। या हम अपने भी रोल्स में अगर बात करें, जब वर्किंग एनवायरनमेंट में भी देखते हैं कि अगर पता हो ना कि कॉम्पिटिटर कोई नहीं है तो फिर ठंडे ठूस पड़ जाते हैं। तो जैसे कोई कॉम्पिटिटर आता है सब अपनी कमर सीधी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन होना अच्छा नहीं है। बिल्कुल हेल्दी कॉम्पिटिशन। अगर हम आ जाते हैं वर्क प्लेस की तरफ, ये था हमारी पर्सनल लाइफ्स की तरफ और कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट से, लेकिन डेफिनेटली यू आर वेरी राइट कि हेल्दी कॉम्पिटिशन्स जहाँ होते हैं ना, स्पेशली वर्क प्लेस पे, तो जो कंपनी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं, ओवर आर्किंग वैल्यूज़ हैं, वो आपको डिफाइन करती हैं कि आप कितना अच्छा कंपटीशन टीम्स के दरमियान में बिल्ड करके एक अच्छा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारी कंपनीज़ की आजकल आप देखते होंगे वैल्यूज़ में लिखा होता है कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हमें प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें मेजरली उनकी वैल्यूज़ में होती हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके रिजल्ट्स ड्राइव होते हैं और वो जाके एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूं कि एक सेल्स की टीम है BDMs की, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको ऐसी वैल्यूज़ और ऐसे टारगेट्स दें कि उनके दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन हो। हम उनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स रखते हैं कि अगर वो एक्स्ट्रा माइल जाके किसी चीज़ को अचीव करेंगे तो उनके लिए सैलरी के अलावा जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वो उनको, तो वो इसके लिए पॉजिटिवली स्ट्राइव करते हैं। अभी उस लीडर का काम है, उस टीम लीडर का, कि वो अपनी जो वर्कफोर्स है उसको पॉजिटिवली कैसे मोटिवेटेड रखता है। क्योंकि होता ये है कि अगर टीम के बीच में ही वो सही से उसको अलाइन ना कर सकें चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हों और वो टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ना कर सकें, तो फिर क्या होता है कि नेगेटिव कंपटीशन स्टार्ट होता है, लेग पुलिंग स्टार्ट होती है, ब्लेमिंग अदर्स, पासिंग द बक, मैंने तो ये काम किया था, सामने वाले ने नहीं किया तो मैं क्या करूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ती हैं और उसके लिए HR बहुत एफर्ट कर रहा होता है। हमारी अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, टीम लीडरशिप के कोर्सेज़ हैं जो हम लोगों को करवा रहे होते हैं और ख़ुद भी कर रहे होते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ वर्क फोर्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम कैसे करें अगर कहीं क्रिएट हो जाता है।
तो डेफिनेटली और वेरी राइट के हेल्दी कंपटीशन भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपने जो मेजर गोल्स हैं उनको आप अचीव नहीं कर सकेंगे। आप हाई परफॉर्मर्स जो आपके हैं, ब्लू परफॉर्मर्स हैं, टॉपर्स हैं, अचीवर्स हैं, आप उनको कैसे हाईलाइट और आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत ज़रूरी। और फिर ज़िंदगी में मोटिवेशन भी आपकी बरकरार रखना ना, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। जहाँ आपकी ज़िंदगी से मोटिवेशन ख़त्म होना शुरू हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होना शुरू हो जाती है और आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। तो मोटिवेशन को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबा, तभी हम जो है इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस से भी और कंपटीशन से भी। सबा, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, ईद की खुशियों में हम सब आपके साथ हैं और यकीनन जब हम देख रहे होते हैं कि आज ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम ये बात कर रहे हैं ना कि बहुत सारे खाने, बहुत सारा गोश्त खाया है, बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ तरह के देसी कुजीन्स, बारबेक्यू भी इंजॉय कर लिया, बिरयानियाँ भी खा ली, पुलाव भी खा लिया और बड़े मज़े के मुरगन खाने खा लिए। तो मज़े की डिशेस की बातें हो रही हैं। तो इसमें ऐसे ही मेरे साथ जो एक मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम मोहम्मद यासीन है और मोहम्मद यासीन जो है वो टाकोस बनाते हैं और बड़े मज़े के, इस वक्त तो बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं क्योंकि गोश्त खा खा के जो है वो वैसी दिल अब भर चुका है। तो ऐसी जो चीज़ें ना इतनी टेम्पटिंग लग रही हैं, इतनी अपीलिंग लग रही हैं। वेलकम टू द शो यासीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि टाकोस जो है वो कहाँ की डिश है? ये मैक्सिकन डिश है। मैक्सिकन डिश है। और आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खाया आपने? बहुत कुछ खाया, बस गोश्त में ही सब कुछ खाया। अब दिल चाह होगा, आप खुद भी अपने हाथ का बना के ना खाने का दिल चाहता अब, लेकिन आपका दिल चाह होगा ये मैं भी खा लूँ, है ना? तो टाकोस की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और ये मैक्सिकन डिश है, कहाँ सीखा, ऑनलाइन सीखा है, किस तरह से कर रहे हैं इसको, कहाँ आपका जो है वो सेटअप है, बताएं अपने बारे में। मेरा सेटअप जो है वो बंस रोड पे है, ठीक है। मुझे कुछ यूनिक करना था, इस वजह से मैं काफ़ी रेस्टोरेंट मैंने विज़िट किए। सही। जो ऐसी कोई चीज़ हो जो स्ट्रीट फूड में ना हो, तो सही। इसलिए मैं काफ़ी रेस्टोरेंट विज़िट किए, ढूंढा मैंने कि मुझे कुछ ऐसी यूनिक डिश मिले, तो फिर मुझे टाकोस मिले। ठीक है। तो फिर उसके ऊपर मैंने रिसर्च की, काफ़ी घर वालों ने हेल्प की, फिर जाके जब उसकी एक परफेक्ट रेसिपी जब मुझे मिली फिर मैंने उसको लॉन्च किया। इसकी जो बेसिक्स हैं वो है, दो होती हैं, एक रैप होता है टोर्टिला और दूसरा होता है टाको शेल, क्रिस्पी शेल होता है। तो ये दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक रोटी की तरह होती है और एक बिल्कुल पापड़ी होती है। सही। और आपने ये जो जिस रेस्टोरेंट में देखा वहाँ पे इसको खाया, टेस्ट किया, ट्राई किया, कहाँ पे आपने जो है ना कराची में इसको देख ट्राई किया? क्लिफ्टन्स के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे ट्राई किए। वो तो कुछ एक्सपेंसिव ही होते थे और मैंने सोचा कि कुछ यूनिक करके, कुछ अपना ऐड करके इसको स्ट्रीट फूड में लॉन्च किया जाए। ज़बरदस्त। तो बताएं किस तरह से बनते हैं टाकोस वगैरह, बना के दिखा सकते हैं आप जी, हमें? बना के दिखा सकते हैं। बनाएं, क्योंकि ये तो बने हुए इतने प्यारे लग रहे हैं और उनको तो बस अब दिल चाह रहा है कि जल्दी से खा लिया जाए। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या कि कम सी चीज़ों में बन जाता है? कम सी चीज़ों में बन जाता है। वेजिटेबल्स होते हैं और चिकन्स होती हैं और सॉसेस होती है। बस। ज़बरदस्त। कितना टाइम लगेगा आपको एक को बनाने में? 5 मिनट बस। चलें, बना के दिखा सकते हैं ना आप जी, जी। हमें? पहले बनाइए क्रिस्पी शेल बना लेता हूँ, फिर सॉफ्ट शेल बना लेता जो आपका, हाँ पहले आप जिसको प्रायोरिटी। हूँ। दोनों एक साथ, हम्म, दोनों एक साथ बनाओ फिर। ठीक है, साथ बना लो। ये कौन सा है? ये रैप होता है, सॉफ्ट शेल होता है, अच्छा, टोर्टिला। ये बने बनाए मिल जाते हैं रैप? जी, ये बने बनाए मिल जाते हैं। कहाँ से मिलेंगे ये? ये आपको किसी भी स्टोर से मिल अच्छा, जाएंगे। आराम से अवेलेबल जी, है? आराम से। सही। इधर से ही आ जाएं आप, इधर से आ जाएं। डॉट तो आ रहे हैं। अच्छा, तो जो कार्ट वगैरह आपने बनाई हुई है वहाँ पर क्या गैस यूज़ कर रहे हैं या ये इलेक्ट्रिक नहीं, स्टोव वहाँ यूज़ कर रहे हैं? गैस होते हैं, हॉट प्लेट होती है वहाँ पे, उस पे। सही।
अच्छा, रेसिपी आपने कहाँ से सीखी फिर, क्योंकि ये तो मैक्सिकन है, आपने ऑनलाइन सीखा है या जो है किसी से पूछा है, नहीं, किसी जो शेफ मेरी से? वालदा हैं वही एक्सपेरिमेंट करती थी, जो मेरी भाभीज़ हैं उन सब ने मिलके एक्सपेरिमेंट करके जब जाके ये एक रेसिपी तैयार हुई है। काफ़ी बार हमने घर में ट्राई किया इसको, डिफरेंट तरह से बना के तरीके से। देखा। एक दफ़ा नहीं बना, सेकंड टाइम नहीं बना, थर्ड टाइम नहीं बना, लेकिन जब एक टाइम आया कि एक परफेक्ट रेसिपी बिल्ड हो गई। ज़बरदस्त। अभी हम इसको हल्का सा क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं आप? गरम करें जी। ठीक है, दिखाएं इसको क्लोज। वैसे तो ये पूरी पकी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है इसको बस हल्का सा गरम कर लेंगे। ओवरऑल रिस्पांस कैसा है आपके लिए जो है ना, और कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? मुझे स्टार्ट किए हुए 2 मंथ हुए हैं सिर्फ, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। लोगों को नहीं पता है लेकिन वो फिर भी ट्राई करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। और ये एक रैप कितने का होता है? एक रैप 200 रुपीज़ का होता है। सही है, इकनॉमिकल है तो बहुत। एक शख्स 2-3 रैप खा लेता है। हाँ, अमूमन बंस रोड पे तो जो लोग आते हैं ना, वो डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर रहे होते हैं। और जो आपने बताया कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में आपने ट्राई किया, जो हमारे अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये रैप्स कितने के हैं? वहाँ पे 1000 रुपये की भी हैं, 1200 रुपये की भी एक हैं। रैप? वहाँ हाँ, एक रैप। अच्छा, सही। ये वैसे भी घर में दावतों वगैरह के लिए भी, अभी जैसे ईद के बाद भी पार्टीज़ चल रही होती हैं, घर में दावतें हो रही होती हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि इनको एज अ स्टार्टर भी या मेन कोर्स के साथ भी एज अ साइड लाइन आप इसको रख सकते हैं। और ये कंप्लीट जो है ना, वो आपका एक तो प्रेजेंटेबल बहुत है, और दूसरी बात ये भी बनते हुए मैं देखती हूँ कि मुश्किल है कि नहीं, वरना मैं भी इसको ट्राई करूँगी फिर। और बंस रोड तो आना हो तो मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ। जी बिल्कुल। हाँ जी, ट्राई करने यासीन। ये रोटी ठीक, हो गई है जी। अब इसमें होममेड जो सॉस है मेरी वो ऐड होंगी। सॉसेस सारे, क्योंकि अब तो बाज़ार में भी बड़े सॉसेस मिल रहे हैं और आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप होममेड बनाते हैं सब जी सॉसेस? बिल्कुल। क्यों, क्या वजह है बाज़ार से नहीं ले रहे? होममेड का एक अलग ही जायका है। होममेड का एक अलग ही वो है। कौन बनाता है आपके सॉसेस? आप खुद बनाते हैं, अम्मी बना रही अम्मी है? बनाती हैं सारी सॉसेज। ये दोनों सॉसेज ऐड हो गई, अब इसके अंदर चिकन ऐड होगी। सही। ये भी आप प्रिपेयर करके लेके जाते होंगे जी, घर से, है बिल्कुल। ना? बेसिकली आपकी जो मदर और घर वाले हैं वो सारा काम आपको करके दे रहे हैं, आपने सिर्फ असेंबल करना है, मेहनत आप सारी उनसे करवा रहे हैं ना। लेकिन वैसे फूड बिजनेस में होता ही है कि अगर कोई एक भी शख्स घर में से काम कर रहा हो ना, तो वो सबको फिर साथ में लगना पड़ता है, और फिर उसका आउटकम भी हम देखते हैं कि फिर अच्छा ही लग रहा होता है। आप देखें कितने टेम्पटिंग सा ये लग रहा है, और फिर इसके ऊपर प्याज आएगी। टेस्ट करेंगे तो मज़ेदार भी होगा। अब क्या डाला है आपने? अनियन। अनियन क्या, सिंपल अनियन है? जी सिंपल अनियन। ठीक। अब इसके बाद आएगी पर्पल कैबेज। पर्पल कैबेज इज़ टू ऐड कलर, या इसका टेस्ट में भी फ़र्क होता है? टेस्ट में ही फ़र्क होगा। सही। अब इसके बाद आएंगे कॉर्न, स्वीट कॉर्न। ज़बरदस्त, कलरफुल भी लग रहा है और मज़े का भी लग रहा है। इसके बाद ऐड होंगी एलोपिनोस। सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो बहुत ही, इनका अपना ही फ्लेवर इतना मज़े का होता है, मिल जाएंगे तो कितना यमी फ्लेवर आएगा सबका मिलके। ये हो ऊपर गया ऐड डन। होंगी अच्छा, सॉस रहता है? सॉस।
सॉस 2 तरह के हैं या और भी तरह के सॉसेज हैं इसमें? Total- मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं चेंज कुछ भी ऐसा? कर सकते हैं और 2 सॉसेस भी ऐड करवा सकते हैं आप। कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं आपके पास सॉसेज में? सॉसेस में बारबेक्यू फ्लेवर है, चिपोटले फ्लेवर है, क्लासिक है, प्रीमियम है, रेड हॉट फ्लेवर है जो मेरा बहुत ही स्पाइसी और यूनिक फ्लेवर है। रेड हॉट जो है आपका? रेड हॉट है जी। ज़बरदस्त। हो गया रेडी? जी हो गया Very ready। nice। इसको सर्व कर देंगे। ट्राई कर सकती हूँ मैं इसको? जी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं यासीन के आपको ये पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ। अभी गर्म तो नहीं होगा ना? नॉर्मल नहीं, हो गया होगा? normal तो बहुत सॉस का कमाल है। वेरी नाइस, बहुत यमी है। आपने इसमें कौन सा रेड हॉट डाला है? एक में रेड हॉट और बारबेक्यू है, एक सिर्फ सिंपल है क्लासिक। ये वाला कौन सा है? ये वाला क्लासिक है सिंपल। बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। वेरी नाइस। अब ये बताएं कि आपके यहाँ किसको शौक़ था ये हमें फूड बिज़नेस करना है, क्या करना चाहते थे आप ज़िंदगी में, किसका प्लान था, किसने डिसाइड किया? ज़रा बताएं अपने बारे में कुछ। ये हम भाइयों का ही शौक था, जो मेरे बड़े भाई हैं उनको कुछ ज़्यादा ही शौक है कि फूड बिजनेस हो। जी Very उन्होंने ही nice। आइडिया दिया था, वही मेरे साथ सारी मेहनत करते थे, उन्हीं की वजह से जो आज मैं यहाँ तक हूँ। और आपका क्या शौक़ था ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते थे? मैं तो बेसिकली पढ़ रहा हूँ, BScs पढ़ रहा हूँ, लेकिन Very जब nice। उनका शौक था तो मैं भी कंटिन्यू करता हूँ, तो इस वजह से फिर मिल के जो काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक new ओवरऑल dish- रिस्पांस कैसा है? और जो है क्योंकि किसी भी बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं तो उसको टाइम लगता है स्टैब्लिश होने। अभी आपने बताया 2 मंथ्स हुए हैं, तो जो आप लगा रहे होते हैं आप उससे थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं या अभी तक बस अभी आप मेहनत ही कर रहे हैं? आप अभी लोग? तक तो सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं, अब आगे अल्लाह मान। ये भी ट्राई करूं? जी ये भी ट्राई करें। वाह, मुझे लग रहा था कि ये जो क्रिस्पी वाला है वो इतना कोई ख़ास नहीं होगा, क्योंकि कुछ मुश्किल सा हो जाएगा संभालना, लेकिन ये बहुत मज़े का, वाकई ये बहुत मज़े का। तो भाई बंस रोड किस नाम से, टैकोस के नाम से अवेलेबल टैकोस के है? नाम से जी। मेरे ख्याल से आप भी रह रहे हैं यहाँ पे, तो बंस रोड जब आप जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। बाकी सारा कुछ ब्रेक में खा जाऊंगी क्योंकि अगर लिपस्टिक ना ख़राब हो जाए, लेकिन बहुत मज़े का है। यासीन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे आप स्टडीज़ के साथ साथ? जी जी बिल्कुल। भाई कहाँ हैं आपके? भाई अब अपनी जॉब पे है वो। तो शाम में फिर दिन में काम करते हैं आप लोग और आप पढ़ाई करते हैं जी, और शाम में करते शाम में हैं? फिर ये बिजनेस ओवरऑल फैमिली की सपोर्ट कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मदर को तो आपने थका दिया है जी, काम बिल्कुल। करवा करवा के कि चिकन भी बना के दें आपको, और रोज़ाना के रोज़ाना इंग्रेडिएंट्स वगैरह बाय करते हैं या किस तरह से जाना वो मैनेज करते हैं? सॉसेस तो बन जाती हैं 2-3 दिन में, चिकन जो है वो डेली की डेली बनती है और वेजिटेबल्स भी डेली परचेज होते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो यासीन बड़ा अच्छा जो है ना वो आपका, लेकिन टेस्ट की बात है, सारी सेटअप तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जब आऊँगी तो ज़रूर देखूँगी। जी इंशाल्लाह। लेकिन टेस्ट ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहा हूँ। कोई ऑर्डर करना चाहे तो डिफरेंट एरियाज़ में, कहाँ जी, कहाँ हाँ, किन किन एरियाज़ फेसबुक में? पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, वहाँ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त। और वैसे तो आइडिया मिल गया, तो आप ये भी ईद का दिन है तो आपको खैर सॉस में तो अब ज़रा पूछना पड़ेगा मुझे। दिखाने का मकसद ये था कि ये जो टैकोस हैं इनको आप ट्राई करें, बनाएं, घर में भी बना सकते हैं। ज़ाहिर है ये सॉस और चिकन की तो स्पेशलिटी होगी, लेकिन कुछ डिफरेंट हो जाएगा। और घर में नहीं बनाना तो आउटिंग करने तो अब सब लोग तीसरा दिन आते हैं तो निकल जाते हैं, तो आप जाएँ और ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच यासीन, आपने वक्त दिया और इतने मज़े का जो है ना वो आज कुछ सुबह से था भी कि यार कुछ डिफरेंट खाना है, तो मज़ा आ गया। अभी मैं इसको ख़त्म करूँगी। एंड थैंक यू, आप आए, आपने इतने मज़े की रेसिपी हमसे शेयर की। उम्मीद है आज आपको जो हमारा शो और जो हमारा टॉपिक है वो पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।